हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज पार्ट 7 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। सो आप लोग काफी टाइम से चैनल पे जुड़े हुए हो और इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली पीजीटी इकोनॉमिक्स और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो ये वाली सीरीज है इसमें हम लोग स्पेशली टारगेट कर रहे हैं अपना यूजीसी नेट। ठीक है, तो अगर आप लोग कंटिन्यूएशन में अभी तक देख रहे हो, 6 पार्ट अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो 6 पार्ट में से 25 एमसीक्यूज हमने सब पार्ट के किए हैं। ठीक है, तो मान के ये चलिए कि कुछ न कुछ यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड आएंगे ही आएंगे। आप 100% श्योर मान के चलिए कि इन जितने भी क्वेश्चन है या डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे या फिर रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी आपका कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या फिर जितने भी आपके 25 एमसीक्यूज हैं, ये सब कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर से हैं, कुछ तो प्रीवियस ईयर के और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो न्यू हमने ऐड किए हैं। ठीक है, तो आपको मिक्सअप मिलेगा सबका। और जितने भी 25 क्वेश्चन हैं वो कोशिश करेंगे कि सभी एस्पेक्ट या सभी टॉपिक जितने भी है स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएं। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए और आज आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन और पेपर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल हैं और आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, कोशिश करेंगे इसको 40 मिनट के अंदर सम अप करें। ठीक, चलिए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर कोई ऐसा ग्रुप है जहां से किसी और को भी हेल्प मिल सकता है तो शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों का भी फायदा हो जाए। ठीक है, लाइव चैट ऑन है, उसमें भी आप लाइव चैट कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्स दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट डिपेंड्स अपॉन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उस केसेस में जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन दो चीजों पे डिपेंड करता है या चारों पे डिपेंड करता है। ये आंसर आपका अगर आपने किया है तो आपको पता होगा कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बेल शेप्ड है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, और इनके डिफरेंट डिफरेंट इनकी वैल्यूज भी हैं। ठीक, सो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। आई थिंक आपके माइंड में राइट आंसर स्ट्रक कर गया होगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक, सो इसमें जो मीन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये दोनों पे ही डिपेंड करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन की अलग वैल्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन की अलग वैल्यू है अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन की वैल्यू कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपको पता होगा, क्योंकि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन मुझे पता है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन इज 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है तो आपको पता ही है, तो इसमें कई बार आप लोग पढ़ोगे वेरिएंस कितना होता है। ठीक है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, करेक्ट। आपको ये भी पता है कि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसमें वेरिएंस भी इक्वल टू 1 होता है। सो वेरिएंस 1 और मीन 0। चलिए, तो मेन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिपेंड करते हैं आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप। तो फर्स्ट और सेकंड जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, सो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू जो है वो भी आपको बता दिया, तो इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है और मैच द फॉलोइंग से। अब स्टैटिस्टिक्स से एक मैच द फॉलोइंग आता ही है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी से पूछेगा या फिर प्रोबेबिलिटी का वो क्वेश्चन देगा। ठीक, या फिर मैच द फॉलोइंग पूछेगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड पर्पसिव सैम्पलिंग। जो सबसे इजी है सबसे पहले वो पेयर करो। ठीक है, हमें पता है बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो सीधा जाके मोड पे क्लिक करो और थर्ड का जो फोर्थ होगा वही हमारा आंसर होगा। थर्ड पे जाओ और थर्ड का फोर्थ चेक करो, इसमें इसमें थर्ड का फोर्थ है, बस आंसर आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और पर्पसिव सैम्पलिंग ऐसा जो पर्पसफुली लिया गया है और जो नॉन रैंडम है। ठीक, सो ये हो गया 3। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो काई स्क्वायर है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट होता है जो एक्चुअल नंबर है 1 2 3 4, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक, सो ये हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो हमारे पास 2 1 4 3 ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसका भी थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बनाए होंगे आपने उसमें बस ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक, आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड आर गिवन प्रेफरेंस। क्वेश्चन क्या बता रहा है, सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, जो रिसर्च में हम लोग सैम्पलिंग मेथड यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, सैम्पलिंग मेथड कौन कौन सा है। तो स्पेशली ये बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की, ठीक है। सैम्पलिंग मेथड आर गिवन प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है रिसर्च में उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है जो बायस्ड ना हो, ठीक है, जो अनबायस्ड हो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बायस्ड होगा तो एक तरफा हो जाएगा, बायस्ड मतलब जो मुझे पसंद है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है। जो आपका एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, ये सब नॉन रैंडम सैम्पलिंग, और ये बेस्ट नहीं माने जाते। जो रैंडम सैम्पलिंग है वो बेस्ट माने जाते हैं सैम्पलिंग के केस में, ठीक। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेस्ट माना जाएगा क्योंकि वो रैंडम सैम्पलिंग है। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, एक बार ये भी देख लीजिए। जो रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक, रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, ईच एंड एवरी यूनिवर्स हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। मतलब पॉपुलेशन है, इन सभी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस है। मान लीजिए क्लास है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, इन 40 के 40 स्टूडेंट्स के पास इक्वल चांस होना चाहिए टू बीइंग सिलेक्टेड, ठीक। कोई भी एक स्टूडेंट हमने चूज करना है रैंडमली, तो 40 के मन में ये आएगा कि शायद मैं ना चूज हो जाऊं, ठीक। तो वहां पे इक्वल चांस है। और अगर नॉन रैंडम हो, अगर जो मुझे पसंद है, जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है, या फिर जो मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर रहा हूँ, उसमें तो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही चूज करूंगा, ठीक है। बाकी बच्चों की बारी नहीं आएगी क्लास में, सो वो हो गया नॉन रैंडम, ठीक। तो स्टैटिक आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल होगा। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये भी स्ट्रेटिफाइड बिल्कुल होगा, आगे और भी डिस्कस करेंगे। क्वाटा सैम्पलिंग, क्वाटा नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। क्वाटास को हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वार्टर्स होते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वार्टर को चूज करते हैं, इसमें भी रैंडमली यूज नहीं होता ये, तो ये भी एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये भी नॉन रैंडम है, तो ये भी नहीं होगा। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये एक रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। तो ए बी और सी, ए बी और ई आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए बी एंड ई। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें ये देख लीजिएगा कि कौन कौन से सैंपल और कौन कौन से नॉन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, जो ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। यहाँ सबके पास इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का। बट जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, यहाँ ईच एंड एवरी यूनिवर्स डजंट हैव इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। यहाँ इक्वल चांस नहीं रहेगा। जैसे जजमेंट सैम्पलिंग, क्वाटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोफॉल एंड कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कौन सा प्रोबेबिलिटी और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। अब ये भी सैंपल से ही है, ठीक है, मतलब जो सैम्पलिंग मेथड है उनसे ही है। लार्ज सैंपल n मोर देन 30, स्मॉल सैंपल n शुड बी लेस देन 20, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, एंड दूसरा दिया हुआ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड फॉल्स इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। तो कौन से इसमें से करेक्ट है और कौन से नहीं है। वीडियो अगर फास्ट है थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा ना, ठीक। चलिए वन बाय वन चलते हैं। लार्ज सैंपल मोर देन 30 बिल्कुल ठीक है। स्मॉल सैंपल लेस देन 20 नो, जितने भी लेस देन 30 होंगे वो स्मॉल सैंपल है, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, अब जो टाइप 1 एरर है ये कह रहा है इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ लीस्ट, ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग हम उसको बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं, बल्कि वो फॉल होता है, तो टाइप 2 एरर, ये भी ठीक है। एक्सेप्टिंग, हम लोग एक्सेप्ट कर देते हैं फॉल्स को, ठीक है, तो वो कौन सा है, टाइप 2 एरर में आ जाता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट 3 4, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो थोड़ा और डिटेलिंग दी हुई है, डिटेलिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन रिसेंट यूजीसी नेट 2021 में से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी पूछा गया है कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अगेन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो ये कॉन्सेप्ट मिस मत करना, रैंडम और नॉन रैंडम दोनों में से ही बहुत बार कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। जितने भी ऑप्शन ए है, इफ ऑब्जर्वेशंस आर सिलेक्टेड पर्पसली,
तो पर्पसफुली है, तो मुझे मेरा जो पर्पस है मैं उसके अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल चूज कर रहा हूँ। तो सभी यूनिवर्स के पास, मतलब जितने भी आइटम है यूनिवर्स में, इक्वल चांस नहीं होगा। ठीक, तो ये बोल रहा है इस मेथड ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, तो नॉन रैंडम में आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इफ ऑब्जर्वेशन आर सेलेक्टेड इन एन एड हॉक मैनर, इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब एड हॉक मैनर पे चूज किया है, टेम्पररी बेसिस पे चूज किया है, तो ये भी क्या होगा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। उसके बाद इफ ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर देन इट इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो रैंडम सैम्पलिंग अगर बनेगा तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट डी, इफ ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, अगर जजमेंट है तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग बनेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी जो है आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो सेकंड वन इज करेक्ट। चलिए, तो कुछ इजी क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम आया हुआ था स्टैटिस्टिक्स से। चलिए एक और सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग से पढ़ते हैं। इन कॉलेज देर आर 1200 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट है कॉलेज में, 1200। उसमें भी आगे उनको स्ट्रीम वाइज बांटा गया है, 400 फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, 500 फ्रॉम साइंस एंड 300 फ्रॉम कॉमर्स। ठीक, नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी या व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिकल टूल कैन बी यूज। ठीक है, सैम्पलिंग मेथड में कौन सा इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ठीक रहेगा, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग ठीक रहेगा, स्ट्रेटिफाइड या सिस्टमेटिक, ये सब रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक, जहां पे ईच एंड एवरी यूनिवर्स है इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। पर जहां पे ग्रुपिंग बनी होती है और ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप में डिवाइड किया होता है, या फिर स्ट्रीम वाइज, स्ट्रेटा वाइज, करेक्ट आंसर माइंड में स्ट्रक कर गया होगा। स्ट्रेटा वाइज अगर हमने ये डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेटा स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक, तो आई थिंक इजी लेवल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ी लेवल क्वेश्चन नहीं है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक, चलिए, तो कुछ यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, बाकी और भी हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल, और इसमें एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे 100,000 स्टूडेंट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनको स्ट्रीम्स में बांटा गया है। ठीक, तो ईच एंड एवरी यूनिवर्स हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। चलिए, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको पता होगा लास्ट वीडियोस में हमने इन पे फोकस किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस किया था। क्यों, क्योंकि यहां से आपके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, मीन, मोर देन, मोड। ठीक, तो मीन, मीडियन, मोड ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत बेसिक हो चुके हैं, पीजीटी में भी और यूजीसी में भी, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है। ठीक, सो मीन इज मोर देन मोड, बहुत ईजी है, तब सबसे पहले इसको पेयर करो। ठीक, तो मीन अगर ज्यादा होता है मोड से तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड, करेक्ट। तो जो लास्ट वन है उसको पहले ही मैच कर दो फर्स्ट के साथ। ठीक है, सो डी जो होगा हमारा आंसर यहां से निकलेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये। अब और देखते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हमने अभी भी किया लास्ट स्लाइड में। ठीक है, बहुत ईजी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। तो ये हो गया फोर्थ, तो बी का हो गया फोर्थ, तो बी का फोर्थ सिर्फ एक में ही है इसमें, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फोर्थ ही बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। कट ऑफ जो लगेगी वो इन्हीं क्वेश्चंस का मेन रोल होता है। ठीक है, कट ऑफ में आने का और नहीं आने का। चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन और भी हैं इसके साथ साथ। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, क्या रह गया हमारे पास, एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन जब हम पढ़ते हैं तो ये भी देख लीजिएगा, कहीं पूछ लेता है विच वन इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो रेंज, इंटर क्वार्टिल रेंज, क्वार्टिल डेविएशन, उसके बाद मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और लॉरेंज कर्व, ये 6 मेजर हैं डिस्पर्जन को मेजर करने के। ठीक, तो यहाँ पे खैर हम लोग ज्यादा डीप नहीं जा रहे, लेकिन आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां भी वही क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2।
तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है, ठीक, पेपर 2 में। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से सीखने हैं। एक सीखना है टाइप 1 एरर, और एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो सीखना है टाइप 2 एरर, ठीक। तो ये दोनों में से ही आपका पीजीटी लेवल पे भी, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में भी और जनरल पेपर में भी, क्योंकि जनरल पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है ये, ठीक है, वहां आने के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं टाइप 1 एरर होता क्या है। जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये क्या होता है, व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ट्रू को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और टाइप 2 एरर में क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं बट इट इज फॉल्स, ठीक है, फॉल्स को हम लोग एक्सेप्ट कर दे रहे थे, तो उसको हम टाइप 2 बोलते हैं। टाइप जो 1 है वो डिनोट होता है अल्फा से, और टाइप 2 जो है वो डिनोट होता है बीटा से। चलिए अब मैच करते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ इट इज ट्रू, रिजेक्ट ट्रू, ट्रू को रिजेक्ट कर दिया, कौन सा एरर, टाइप 1 एरर। कैसे डिनोट करेंगे, अल्फा से, ठीक है, अल्फा एरर, तो फर्स्ट का 3। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस इफ इट इज फॉल्स, फॉल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा, टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या शो करता है, बीटा, ठीक है, तो ये हो गया बीटा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। अब दूसरी कहानी, जब हम लोग ट्रू को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये अल्फा बन जाएगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और जब यहाँ फॉल्स है, और जब हम फॉल्स को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट की जगह अगर रिजेक्ट कर देंगे, तो बीटा अल्टीमेटली क्या बनेगा, 1 माइनस बीटा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ठीक है, तो 1 माइनस क्या आएगा, बीटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं टू फॉल्स, फॉल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस बीटा एरर, ठीक। नाउ नेक्स्ट, मेजरिंग ऑफ सैंपलिंग दैट इज वेरिएबिलिटी ड्यू टू रैंडम फोर्स, तो ये क्या रहेगा हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर, ठीक। पेयरिंग मैच करते हैं कि क्या राइट होना चाहिए, 3 फिर 1, 3 फिर 1, उसके बाद थर्ड का फोर्थ, तो और फिर उसके बाद सेकंड, तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए थोड़ा और भी एक्सप्लेनेशन है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी है, लेकिन वो थोड़ा कम पूछा जाता है, रैंक कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का मेथड ज्यादा पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या करेक्ट है या नहीं है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1, सही है या नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। स्केल और ओरिजिन उनको इंटरचेंज करोगे तो जो आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन है उस फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। चलिए पहला देखते हैं स्टेटमेंट, कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन। अब आपने देखा होगा क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक, bxy मल्टीप्लाई बाय byx, ठीक है, कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग करेक्ट है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1, बिल्कुल ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है वही मात्र कर लेना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए सबसे पहले आपका लिमिट्स, लिमिट्स कितनी होती है, -1 से +1। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, देखो चेक करो कि ओरिजिन और स्केल होता क्या है। आपने पढ़ा होगा x ऑन y, y ऑन x, ठीक है, y ऑन ये x कर दीजिएगा, y ऑन x, ये चीजें आपने देखी होंगी, ठीक। अब दो स्टेट में एक है आपका ओरिजिन और एक है आपका स्केल, ठीक है, तो इनमें से देखो ओरिजिन एंड स्केल, जो ये वाला फर्स्ट वेरिएबल है दैट इज ओरिजिन एंड सेकंड स्केल, ठीक। तो हम ओरिजिन और स्केल अगर इनको इंटरचेंज भी करेंगे ना, तो भी जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू है वो सेम आएगी। सो इट इज इंडिपेंडेंट, चाहे इसको रिप्लेस करो 7 की जगह 4, 4 की जगह 7, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल अगर चेंज भी करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और स्केल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आई थिंक ये क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लेकिन पिछले ही स्लाइड में हमने किया है, तो आपका आंसर इसमें बिल्कुल ठीक होगा। आंसर गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन मान लो, रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक, सो राइट आंसर क्या है बताइए आपको। चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, ठीक, इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। ठीक, अब कुछ कुछ बुक्स में इसको सिर्फ ओरिजिन दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इसको स्केल दिया हुआ है। ठीक है, जो राइट आंसर है, जो यूजीसी भी राइट मानता है, वो आपका चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बुक में कुछ गलत दिया हुआ है, उसके उस पे मत जाना अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इफ द मीन ऑफ द डाटा इज 27, अब यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन की। ठीक है, मीन की जो वैल्यू है वो कितनी है 27, एंड मीडियन वैल्यू इज गिवन 20, दैट इज 33। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड। ठीक है, तो मोड की वैल्यू कितनी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो अभी तक आंसर आपका, मे बी आंसर आपका आ चुका होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो मोड को मेजर करने का जो तरीका है वो क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, यही है। आगे वैल्यू वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 मीन, मीन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू कितनी है 33। ठीक है, माइनस 2 मीन। ठीक है, 2, और मीन की वैल्यू कितनी है 27। ठीक, आगे करते हैं 33 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ 99, माइनस दैट इज 54। ठीक है, तो 99 माइनस 54 दैट इज 5 एंड दैट इज 4, 45। ठीक है, तो 45 जो हमारे मोड की वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो जिसका भी आंसर 45 है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेटिस्फाई ओनली टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कौन सा मेथड करता है। ठीक, और कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि फैक्टर रिवर्सल को कौन करता है। ठीक है, चलिए, तो टाइम रिवर्सल को ओनली, टाइम रिवर्सल को आपका फिशर भी करता है, लेकिन फिशर टाइम रिवर्सल के साथ साथ आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है। तो इसमें पूछा गया ओनली। ठीक, तो मार्शल एजवर्थ जो मेथड है ओनली वो करेक्ट है, साथ साथ फिशर मेथड भी करता है। ठीक, तो यहाँ पे मार्शल एजवर्थ मेथड इज करेक्ट। ठीक, चलिए, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसमें देखो फिशर इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन एंड कैलीज मेथड। ठीक, अब पूछा गया ओनली। ठीक, तो ओनली मार्शल एजवर्थ इंडेक्स। ठीक है, बाकी और किसी को नहीं करता, सिर्फ टाइम रिवर्सल टेस्ट को ही करता है। बल्कि जब आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करोगे तो इसको कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर इंडेक्स ओनली। ठीक, तो फिशर इंडेक्स आपका टाइम रिवर्सल को भी करता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर, ठीक, दैट इज मार्शल एजवर्थ मॉडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। In a multiple linear regression with independent variable, the overall regression significance is to be tested. Which test would be used? ठीक है, इंडिपेंडेंट टेस्ट के लिए कौन सा होगा, और ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ओवरऑल रिग्रेशन, जहां भी ओवरऑल वर्ड यूज है वहां पर आपका एफ टेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ टेस्ट में जहां भी ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस आ गया तो मतलब एफ टेस्ट। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना वहां पे। सो चलिए, तो एफ टेस्ट क्या यहाँ करेक्ट आंसर है, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो इन टेस्ट का जो असली जो सिग्निफिकेंस है वो है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, और जो स्टैटिकल कैलकुलेशन है उनमें, लेकिन रियल सेंस में हमने यहाँ क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो कुछ बात का अगर रट्टा मार सकते हो तो कुछ बात रट्टा ही मार लो। ठीक, बाद में जब आप पढ़ाने जाओगे तो तब आप अच्छी तरह से वो समझ लोगे। ठीक है, अभी क्या करना है, कंपटीशन को बीट करना है। ठीक, चलिए चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। वो याद होगा, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी। वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन की कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, माइंड में स्ट्रक कर गया होगा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सो मीन इज 0 एंड वेरियंस इज 1, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना 1। ठीक, चलिए जो डी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अगेन मैच करना है। कंटिजेंसी टेबल, यूनिट रूट टेस्ट, फिशर टेस्ट, ग्रेंजर टेस्ट। आपने कहाँ देखा होगा ये? स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, वहां भी आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। कंटिजेंसी टेबल कहाँ यूज करते हो? जहां हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं, टेबल में कंपेयर करते हैं ना दो वेरिएबल्स को, ठीक है। कंटिजेंसी टेबल क्या चीज? काई स्क्वायर टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। यूनिट रूट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? स्टेशनरिटी, ठीक है। नेक्स्ट फिशर टेस्ट, फिशर टेस्ट एफ टेस्ट, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन। ग्रेंजर टेस्ट, ग्रेंजर का कैजुअलिटी टेस्ट, ठीक। मैच करो। तो ये वाला जो टेबल है, ये आपका टेबल ऐसा है जिसके 90% चांसेस एज इट इज हो जाते हैं, एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं, लगभग लगभग हर बार कुछ ना कुछ ये किसी न किसी वे में आ जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देन 4, देन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी पुराना क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। पूछ रहा है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अकरिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द इफेक्ट अदर अकरेंस। एक आपने टॉस कॉइन किया और वो दूसरे कॉइन को इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक का इवेंट दूसरे के इवेंट से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। तो कौन सी इसमें प्रोबेबिलिटी का जो मेथड है वो करेक्ट बैठता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ठीक। चलिए, तो अभी तक बात माइंड में होगी होगी जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक का दूसरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इवेंट, ठीक। तो ये कहां पे मिलता है हमें? फर्स्ट में, ठीक। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। और अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव होता तो इसका क्या सिस्टम या फिर क्या फॉर्मूला हो जाता, थोड़ा सा कमेंट करेंगे। अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव हो जाता, ठीक, मतलब एक इवेंट का अकरेंस दूसरे इवेंट के अकरेंस को इफेक्ट करती, ठीक है, तो क्या हो जाता? थोड़ा सा कमेंट करेंगे। कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द एरिया बिटवीन -3 एंड +3 अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज। तो एरियाज पढ़े होंगे आपने 1, 2, 3, ठीक है, 3 एरियाज में उसको डिवाइड किया होता है, अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। ये पेपर 2 2017 का क्वेश्चन है, जनवरी, ठीक। तो तीनों के ही अलग अलग वैल्यूज हैं, एक के 99.73, फिर उसके बाद 95, उसके बाद है 68.26, ठीक। तो लेकिन कई बार हम इनको पॉइंट्स में भी मेजर कर लेते हैं। चलिए करेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। जो करेक्ट आंसर है दैट इज 99.73, ठीक है, मतलब 0.9973, ठीक। एक बार फिर देख लेते हैं डायग्राम में, तीनों का ही चेक कर लो। जो ये वाला एरिया है +-1, ठीक है, इस साइड आ गया +1 और इस साइड हो गया -1, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो गया? 68.27। उसके बाद जो ये वाला एरिया है -2 + 2, ठीक है, तो ये वाला एरिया इसमें होगी वैल्यू 95.45, और जो ये वाली वैल्यू है 99.73, ठीक है, +3 और -3, ठीक, तो वैल्यू होगी 99.73। सिर्फ ध्यान रखने वाली चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये भी प्रीवियस ईयर का है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका ठीक इसलिए डाला हुआ है, ठीक ही होगा सबका क्वेश्चन ये वाला, इसलिए डाला है क्योंकि रिपीटेड फॉर्म में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, सिर्फ इसलिए डाला है क्वेश्चन। बाकी ये भी पता है मुझे कि आप लोग सबको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आता है, ठीक है। तो ये अगेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे है, जो हमने लास्ट टाइम किया था ना कार्ल पियर्सन का। सो bxy मल्टीप्लाई बाई byx, बस वही है, ठीक। सो दो रिग्रेशन लाइन है, एंड अब इसमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.7। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज करेक्ट, ठीक। तो करेक्ट क्या होगा? जो आपका 0.7 तो आपका कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है इसकी। तो अगर हम 0.7 को स्क्वायर करें कितना हो जाता है? 49। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 49% वेरिएशन इन y x आर एक्सप्लेन्ड बाय x, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक, वही मेथड दिए हैं बार बार, ये वाला मेथड यूज हुआ है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो यहाँ से जो क्वेश्चन डाला हुआ है वो आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी का भी मान के चलो कि एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है।
तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा बड़े लेवल का नहीं आता, जनरल लेवल का ही आता है। तो यहां ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अ कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड इज अटेन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट एक बार हेड तो आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हमने तीनों टॉस किया तो तीनों में से हो सकता है कि तीनों टाइम हेड 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 आए। अब ये भी हो सकता है कि तीनों टाइम टेल 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 आए। ठीक, अब ये भी हो सकता है एक बार हेड फिर टेल आए। ठीक है, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल की पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन, कितनी पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें कम से कम एक बार आपका हेड आया हो। ठीक, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इन 8 पॉसिबिलिटीज से कितनी पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि जिसमें हमारा 8 पॉसिबिलिटीज में से कितनी पॉसिबिलिटी ऐसी हैं कि जिसमें हमारा हेड आया एटलीस्ट। ठीक है, तो एक को छोड़ दो टेल टेल टेल, बाकी सब में एटलीस्ट वन हेड तो है। ठीक, तो हमारे पास 7 में है एटलीस्ट वन हेड। ठीक, चलिए तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1 अपॉन दैट इज 7/8। ठीक है, 7/8। अब ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस पी, देख प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, मतलब नॉट हेड, जिसमें हेड नहीं आया। तो हेड किस में नहीं आया, सिर्फ एक में नहीं आया, 8 में से एक में नहीं आया, तो 1 माइनस 8 करोगे तो ये भी आंसर आपका सेम रहेगा, दैट इज 7/8। ठीक, तो राइट आंसर क्या है, दैट इज सेकेंड। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये वाला जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। तो जहां आप देखोगे कि अंडर रूट या फिर जो ज्योमेट्रिक मीन है उससे क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है, तो इसमें दो मेथड है, या तो आप पूरा मेथड यूज करो या फिर आप शॉर्टकट मेथड यूज करके भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 6 एंड x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू कितनी है, 6। तो 6 कहने का मतलब है कि अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 6 का क्यूब, तो कितना हो जाता है 216। अब यहाँ पे आपने देखना इतना है सिर्फ कि इन तीनों का मल्टीप्लाई 216, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर इनसे एक एक करके मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करके आपका 216 बनता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 24, नहीं आंसर करेक्ट नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 18, तो कितना होता है आपका 216। तो यहाँ आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका आंसर करेक्ट बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 18 216। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे आना चाहिए 12। ठीक है, सो सेकंड वन इज करेक्ट। तो इसमें जो शॉर्टकट मेथड है ना सर, वो शॉर्टकट मेथड अपनाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ तो क्या करें, बार बार ये क्वेश्चन आता है रिग्रेशन लाइन से। तो द एस्टिमेट रिग्रेशन लाइंस आर गिवन फॉलोज। ठीक, y ऑन x ऑन y। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजी तो हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, जो भी आपके ये वाले वेरिएबल हैं, ठीक है ये वाले, ठीक, ओरिजिन और स्केल हमने दोनों पढ़े थे ना लास्ट टाइम। ठीक, तो जो ये वाले वेरिएबल हैं आपके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, x ऑन y ऑन x, जो ये वाले हैं दैट इज 3, 0.3 मल्टीप्लाई 1.2, मतलब कितना होता है 0.36। ठीक, सो अब देखो आंसर 0.36 का अगर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करें, r इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है 0.36 अंडर रूट, तो इसका जो टोटल हमारा बनता है, कितना बनता है आंसर 0.60। ठीक, ये तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, 0.60, फोर्थ वन। चलिए तो वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मीन एंड वेरिएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। ठीक है, मीन और वेरिएंस दोनों में, दोनों ही किस डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मल में हमने पता है मीन की वैल्यू 0, और जो वेरिएंस है, ठीक है वेरिएंस, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, हमने ये किया है। अब देखते हैं
बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी नहीं है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें भी नहीं है। तो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ना आपका, इसमें मीन और वेरिएंस की वैल्यू इक्वल मानी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कर लीजिएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन द फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन, वेरिएंस, फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अगर पता है तब भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? ठीक, तो फॉर्मूला देखते हैं पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, चलिए अब मैचअप करते हैं। अर्थमेटिक मीन कितनी वैल्यू? 150। वेरिएंस, तो वेरिएंस हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है लेकिन हमें दिया हुआ है वेरिएंस, लेकिन वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 225 है तो जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया? 225 का अंडर रूट कितना? 15। ठीक, तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो ये हो गया 1500 मल्टीप्लाई 150। ठीक, तो आंसर कितना आ गया? 10%, जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें डाटा थोड़ा बहुत चेंज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फिशर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स इज कॉल्ड आइडियल बिकॉज। आइडियल मेथड हम बोलते हैं फिशर के मेथड को, क्यों आइडियल हम लोग बोलते हैं वो? नंबर वन, इट इज बेस्ड ऑन दैट इज ज्योमेट्रिक मीन which gives theoretically considered to be best average। करेक्ट है, राइट आंसर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे सेशन को। सो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे दोनों ही मेथड को ये लेता है, लास्ट पेयर एंड पास्ट शेप। ठीक है, दोनों का मेथड यूज करता है कौन? फिशर। तो बेस्ट माना जाता है क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन है दोनों का। करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इट इज सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये भी करेक्ट है, लास्ट स्लाइड में हमने किया भी था। इट टेक इनटू अकाउंट बोथ करंट ईयर एज वेल एज बेस ईयर। ठीक है, लास्ट पेयर बेस ईयर, पास्ट ईयर करंट ईयर, तो जाहिर सी बात है क्या है, दोनों को कंसिडर करते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम बायस। अब देखो ना तो ये पास्ट पे फोकस करता है ज्यादा और ना ही ये प्रेजेंट पे, ना तो बेस ईयर पे ना ही करंट ईयर पे, मतलब दोनों का ही मिला जुला हो गया, तो बायस भी नहीं है, एक तरफा भी नहीं है। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज 120, मीन की वैल्यू कितनी? 120। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज इज 80। अब आपको पता होगा कि व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, तो हम उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट, क्या बोलते हैं हम लोग? मोस्ट फ्रीक्वेंट सीरीज जो बार बार आती है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है, तो मोड की वैल्यू कितनी कह रहा है? 80। यहां डायरेक्टली तो नहीं बोला लेकिन हाँ इनडायरेक्टली बोल दिया, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज। ठीक, 80। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 20। देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर दिया बस। ठीक है, तो फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला पता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बस अगर इसका फॉर्मूला पता है तो आपके पास अभी तक आंसर आ भी क्या होगा? मीन 120, मोड 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 20। तो 120 माइनस 80 कितना रहा? 40 अपॉन 20। ठीक है, सो दैट मीन्स 2 जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज सेकंड। चलिए टोटल आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं वो चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही बने हैं। जाहिर सी बात है अगर आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छी है तो 20 या 22 से अबव ही रहा होगा आपका स्कोर। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वही पूछेंगे क्योंकि उन्हीं के चांसेस ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में आने के होते हैं। तो अगर अभी तक बने हुए हैं आप इसमें सेशन में तो मान के चलिए आप लोग बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और थोड़ा सा क्यूरियस हैं या फिर थोड़ा सा नई नॉलेज सीखने के लिए। ठीक है, थोड़ा होते हैं ना, हमारा इंटरेस्ट होता है वो है आप में। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।